मेरे पास एक दूसरा प्रश्न भी है जो मैं किसी के समक्ष रखना चाहूँगा। जी हाँ, मेरा प्रश्न जो है बड़ा ज्वलंत प्रश्न है क्योंकि देखिए भाषाएँ देखा जाए तो जो हमारी हिंदी भाषा है या जो हमारा भारत का इतिहास है, उसमें संस्कृत का बड़ा योगदान है। तो मेरा प्रश्न कुछ वहीं से निकल के आता है कि संस्कृत के श्लोकों के स्तवन से बच्चों में क्या सकारात्मक परिवर्तन आप देखते हैं? और मैं ये प्रश्न करना चाहूँगा दूसरी शिक्षिका जी से जिनका नाम है मिसेज़ प्रतिभा जी। मैं उनसे ये प्रश्न करना चाहूँगा और मैंने काफ़ी सुना है उनके बारे में। तो नमस्कार मैम, आप अपना थोड़ा संक्षिप्त नमस्कार। परिचय दें और इस प्रश्न पर थोड़ा अपनी राय व्यक्त करें। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं मेरा नाम प्रतिभा मौर्य है, जैसा कि अभी सर ने बताया है। और इस संस्था ने मतलब जो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सर्वप्रथम अपनी प्रियंका महोदया मैम जी को, जो हृदय में उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके सौजन्य से आज हम लोग इतना बड़ा शिक्षण कार्य कर रहे हैं। और शिक्षण के लिए उपयुक्त मंच उन्होंने प्रयुक्त किया, हम लोग को प्रदान किया। उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सबसे पहले तो। और नारी सशक्तिकरण का जो इन्होंने सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया हम लोग के सामने। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 26 ईयर का है। मैं 26 वर्षों से लगातार जो है मेरा शिक्षण का अनुभव है। लेकिन जो ये ऑनलाइन है, ये मैम के साथ मैं जब से जुड़ी हूँ, तो ये मेरा 5 से 6 वर्षों का है लमसम। तो लगभग मैं 5 से 6 साल से मैम के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। और इनके साथ मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मैम जो सब कुछ अच्छा से समझाती हैं और बताती हैं कि ऐसे-ऐसे हम लोग को ऑनलाइन पढ़ाना है। क्योंकि ऑनलाइन का तो मेरा अभी एक्सपीरियंस हुआ है, ये अनुभव इसका। और ये संस्था बहुत अच्छी है। इससे मुझे सीखने और सिखाने का मौका बहुत अच्छे से मिला है, शिक्षण से, क्योंकि बाहर की जो संस्कृति है, उसको भी जानने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और अपनी संस्कृति को आदान-प्रदान करने का जो है अवसर प्राप्त हुआ है। जो नए-नए हमारी जो आगे की जो वंशज हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से जो है हम लोग सिखा रहे हैं। आपका जो जिस पे प्रश्न था मैं उस पे आ गई हूँ, कि श्लोकों के स्तवन से बच्चों में क्या सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इससे उनके अंदर एकाग्रचित्तता बढ़ती है और उनके अंदर जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो बढ़ती है, जिससे उनके अंदर नैतिक मूल्यों का भी आगे आगे बढ़ावा मिलता है, उनको नैतिक मूल्यों का भी उनको बढ़ावा मिलता है, जिससे वो अपने जो निर्णय ले पाते हैं अच्छे से और हर जगह अपने आप को जो है सफलता की ओर आगे अग्रसर हो पाते हैं वो। और जो इधर-उधर की जो चीज़ें हैं, वो उनके अंदर से दिमाग से हटती हैं। तो कहते नहीं कि संस्कृत के बड़े-बड़े जो श्लोक होते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं उसे, तो हम लोगों के अंदर भी जो ना शांति मिलती है एक, जो आजकल के माहौल में इतना भागम-भाग पड़ी हुई है, तो वो सब चीज़ें से बच्चों को शांत मन से वो जब पढ़ते हैं, तो पढ़ाई में भी उनका मन लगता है। तो ये संस्कृत के श्लोकों का ध्यान से उनके अंदर ध्यान बढ़ता है, संस्कार भी उनके अंदर बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि भारतीय संस्कृति से उनका जुड़ाव बढ़ जाता है। भारतीय संस्कृति जो हमारी देव भाषा संस्कृत है, सारे श्लोक उसमें जुड़े हुए हैं। भावना जो उसमें जुड़ी हुई है, एक अनुवाद ही नहीं, हम उसको भावना से समझाते हैं, तो उनके अंदर भाव क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं हमें। एक लाइन लिखी रहती है, संस्कृत की 2 लाइनें लिखी रहती है, लेकिन भावनाएँ इतनी लंबी, इतनी बड़ी होती हैं, जैसा कि मैम ने अभी बताया कि 2-4 लाइनें उन्होंने पढ़ी, लेकिन भावनाएँ इतनी ज़्यादा उसमें रहती हैं, वो भावनाओं से उनको अवगत कराना चाहते हैं बच्चों को हम लोग, तो करा रहे हैं। तो हम लोग का यही है कि मतलब अपनी संस्कृति को और भाषा को जो है वैश्विक स्तर पर जो है पहुँचाने पर हम और हमारी संस्था लगातार सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। मैं यही चाहती, मैंने आपका प्रश्न दिया। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मैम और आपने बिल्कुल सही कहा कि संस्कृत बड़ी सदी हुई भाषा है और इसका उदाहरण मैं कुछ इस तरह से भी देना चाहूँगा जैसे जितना मेरा अनुभव है। जैसे कि अगर हम कोई भी संस्कृत का श्लोक उठा लें, वो इतना वैज्ञानिक आधार लिए हुए है, इसकी जी, फ़ोनेटिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, चाहे एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठे, चाहे वो इंडिया में जी, बैठे, चाहे वो यूके में बैठे, अगर वो उसको प्रोनंसिएशन करने पे आएगा तो ये इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि उसका जो प्रोनंसिएशन एग्ज़ैक्टली वैसे ही आएगा। उदाहरण अगर हम बात कर लें गायत्री मंत्र का, तो आज इसका विश्व में जाप होता है, आप किसी को भी ले लें, वो जाप करता है। तो जी, जो जो उसके मुँह से स्फुटित होता है और जो उसका अर्थ है जी। या जो उसकी भाषा शैली चाहे जैसी भी हो, लेकिन जब उसका रिप्रेजेंटेशन आता है, तो वो भाषा अपने आप में इतनी वैज्ञानिक है कि वो श्लोक ठीक वैसे ही दिखता है। तो ये भी हाँ, दिखाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी स्ट्रॉन्ग थी। जी, जी, जी। जब इसका आरंभ हम लोग नहीं किया ना, तो हमें लग नहीं रहा था कि इतने बच्चे जुड़ेंगे, पर बच्चे भी जुड़े और उनके माता-पिता भी जुड़े हैं। उन्होंने बहुत अच्छा जो ना सहयोग दिया, वो भी सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। सबको बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे काफ़ी रुचि से सीख रहे हैं इसको। अभी भी सीख रहे हैं बच्चे। और
उसकी वजह से उनके अंदर जो ना कहना मेकिंग, जो उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो बढ़ती है, उनके निर्णय लेने की क्षमता, एकाग्रचित्तता बढ़ती, संस्कार आते हैं। ये श्लोकों से फायदा रहता है, लाभ रहता है। पुराने समय में हम लोग सीख ही रहे थे, भारतीय संस्कृति हम लोग सीख रहे हैं, बिना संस्कृत के भारतीय संस्कृति ही नहीं सीख सकते। नहीं, बहुत जो सही कहा सभी आपने भाषाओं देखिए। की जननी है, हमारी हिंदी भाषा की भी जननी ही संस्कृत है। जी। नहीं, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि मेरा भी विषय ज्योतिष रहा है। मैंने ज्योतिष में काफ़ी पढ़ा है, तो जी। उसमें कई ग्रहों के उपचार भी संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से ही होते हैं। और जब इसमें जी। रिसर्च हुई तो पता चला कि हमारे जो डेल्टा अल्फा लेवल्स होते हैं, जिस पे साइंस आज भी रिसर्च करता है, इन श्लोकों का सटीक प्रभाव वहाँ पड़ता है। और जी। कहीं न कहीं जो पराविद्या है या जो पराशक्तियाँ हैं, वो उससे आकर्षित होती हैं और हमारे जीवन में वो परिवर्तन लाती हैं। तो ये हाँ, आपने बिल्कुल हमारे सही सभी कहा कि चक्रास को, हुँ, सभी चक्रास को वो जो ना हुँ, जागृत करते हैं, जिससे हम लोग की हर चीज सारी मानसिक और जो हमारी जो शारीरिक रहती है, सारी क्षमताएं बढ़ाती है वो। संस्कृत ऐसी भाषा है जिसको सीखने से, श्लोकों को सीखने से हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्फूर्ति काफी आ एक जाती है। सर्वांगीण विकास होता है, सही कहा आपने। जी जी, सर्वांगीण विकास होता है इससे। जी जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने इस पे प्रकाश डाला और कहीं न कहीं एक समझा भी दिया कि किस तरह से दोनों भाषाएँ संबंध है। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मेरा अब जो अगला प्रश्न है, ये काफ़ी ज्वलंत प्रश्न है, ये थोड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं जो दूसरी वरिष्ठ शिक्षिका हैं, उनसे ये प्रश्न करना चाहूँगा। पर मेरा पहला प्रश्न ये सुन लें, मेरा प्रश्न ये है कि इस संस्था से जुड़कर आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लाभ मिला है? और ये प्रश्न मैं पुट अप करना चाहूँगा मिसेज़ रेणु शुक्ला मैम से। मैम अपना थोड़ा-सा संक्षिप्त परिचय दें और थोड़ा इस प्रश्न पर प्रकाश डालें। नमस्ते, मेरा नाम है रेणु शुक्ला। वैसे तो मेरा नाम रेणु मिश्रा है, शादी के बाद मैं रेणु मिश्रा हो गई हूँ, लेकिन जब से मैं जुड़ी सॉरी। हुई हूँ तब से मैं नहीं कोई बात नहीं, मेरा उसमें लिखा भी हुआ है रेणु शुक्ला। तो मैं इस संस्था में पिछले 4-5 सालों से जुड़ी हुई हूँ। उसके पहले जब कोविड नहीं आया था, तब उसके पहले मैं ऑफ़लाइन पढ़ाती थी, मैं स्कूलों में जाके पढ़ाती थी, तो मेरा बच्चों से बहुत मतलब पहले से ही कनेक्शन रहा है। मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने जो छोटे टॉडलर्स होते हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनको किड्ज़ी वग़ैरह में पढ़ाया था। उसके बाद सीधे मैं गई ऑफ़लाइन में एमबीए के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको डिस्टेंस में पढ़ाती थी, तो वो कनेक्शन मेरा छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक अच्छा रहा है। उसके बाद कोविड आ गया, मैं घर बैठ गई और प्रियंका मैम जो है वो मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी फ्रेंड हैं। तो उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो बड़ा आसान है, मैं जॉइन करती हूँ, अच्छा है घर सबसे पहला लाभ तो इस संस्था से जुड़कर मुझे ये मिला कि घर बैठे काम। ना मुझे सर्दी में बाहर पूरे जैकेट-वैकेट के साथ जाना है, ना गर्मी में बहुत पसीने बहाने हैं। सबसे बढ़िया लाभ तो यही था कि घर बैठे मुझे काम मिला क्योंकि मेरी बेटी भी छोटी थी 4-5 साल पहले वो छोटी थी तो उसको देखने के लिए भी मेरा रहना ज़रूरी रहता था। तो उसके लिए मैं प्रियंका मैम को धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने मुझे चुना इसके लिए। तो बात ये है कि जब मैंने सोचा कि ये तो बहुत आसान है, मैं तो हमेशा से पढ़ाती आई हूँ, तो बहुत ईज़िली पढ़ा लूँगी। तो मैं आपको एक अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँगी कि सबसे पहले जब एक बच्ची से मैम ने मुझे कनेक्ट किया और मैंने लॉगिन किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि आज मैं 5 साल हूँ इसमें इतना पढ़ाते-पढ़ाते लेकिन उस एक एक्सपीरियंस ने मतलब मुझे पूरी तरीके से हिला दिया जब उस बच्चे ने मेरे बारे में फीडबैक दिया कि वो बहुत ही बोरिंग टीचर है, कुछ भी अच्छा नहीं पढ़ा रही हैं और मेरी वो पहली ट्रायल क्लास थी जो वो खराब हो गई। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई, मैं अपने हस्बैंड से भी बोल रही कि मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ और अब क्यों नहीं पढ़ा पा रही मैं। फिर प्रियंका मैम ने मुझे दूसरा चांस दिया और उन्होंने बोला ये होता है। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं आप फिर ट्राई करिए बच्चे भी अलग-अलग तरह के होते हैं। आप जिस बच मतलब ये पढ़ाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप उस बच्चे से कैसा बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिंदी तो आपके और मेरे लिए क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं तो हिंदी बहुत ईज़ी है हमारे लिए। लेकिन जो हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो मैंने अपनी बेटी को पढ़ाती थी हिंदी, तो उनका ग्रामर जो था, वो बहुत ईज़ी था। कर्ता ने कर्म को करंट से ये ऐसे-ऐसे करके पढ़ाते थे, तो मुझे लगता था कि मैं उनको पढ़ा दूँगी। लेकिन जब वो बच्चे लिखते थे, तो उनके पैसेज से, उनके पैराग्राफ से सब गायब रहता था। ने की जगह को की जगह ने, से और फिर रात भर मैं सोचती थी कि इसे अब चेंज कैसे करूँ मैं?
प्रियंका मैम नो डाउट बहुत हेल्प करती थी। उन्होंने मुझे ने रूल, वैसे तो ये कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था ने रूल कि आप अगर अपर बॉडी पार्ट से कोई काम करेंगे पास्ट टेंस में तो आप ने रूल लगाइए। जैसे मतलब ने देखा ने सुना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो एक पॉइंट था जिससे मैंने सीखा कि प्रियंका मैम जब रिसर्च करके ये बताती हैं तो हमें भी अपने ग्रामर में कुछ ना कुछ रिसर्च करना होगा। और मतलब मैं इतना ज्यादा, मतलब जब मेरे हस्बैंड और बेटी सो जाते थे तो मैं स्क्रॉल करती रहती थी कि आज ने के बारे में ढूंढती हूँ, आज को के बारे में ढूंढती हूँ, आज से के बारे में ढूंढती हूँ। तो ऐसा करते 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 अब मैं मतलब मुझे काफी ट्रिक्स पता चल गई हैं। वैसे तो उन बच्चों में भी आ जाता है, 40% 50% उनको समझ में आ जाता है। आगे भी हम लगे हुए हैं कुछ ना कुछ रिसर्च करने में कि कैसे उन बच्चों के दिमाग में ये सारी चीजें डाल दे। तो ये तो बहुत फायदा हुआ कि उन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मेरी जो लिंग्विस्टिक नॉलेज है वो काफी इंक्रीज हुई। मेरा टीचिंग स्किल इंक्रीज हुआ धीरे धीरे, क्योंकि वो एक दिन था जब मेरी ट्रायल क्लास कैंसिल हुई थी, और इतने 4-5 सालों में हार्डली मेरी 2 या 3 ट्रायल क्लास कैंसिल हुई होंगी। ये सब प्रियंका मैम और सरस्वती हिंदी जगत की देन है, जिसने मुझे हिंदी में रिसर्च करना सिखाया। और मैं काफी चीजें लिखती भी रहती हूँ, टाइप करती रहती हूँ कि हाँ ये इस बच्चे को सिखाऊंगी। दूसरा, सर मैं बेसिकली प्रियंका मैम ने मुझे पीएसएलई के बच्चों के साथ जोड़ा हुआ है। पीएसएलई के बच्चे मेरे साथ हर साल आते हैं। वो एक स्ट्रेस लेवल उनका भी रहता है, मेरा भी रहता है, और वो पूरा एक साल चलता है। और फिर पीएसएलई के बाद वो लोग चले जाते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के साथ जुड़कर, उन बच्चों के साथ जुड़कर, मतलब आप समझ लीजिए कि मेरा जो सोशल सर्कल है वो भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वो जब चले जाते हैं वो किसी को रिकमेंड करते हैं, लेकिन फिर हम 3-4 महीने बाद उनसे बातें करते हैं, होली विश करते हैं, दिवाली विश करते हैं। तो ऐसे करते करते मुझे लगता है कि 20-30 पेरेंट्स से मेरा कनेक्शन अभी भी जुड़ा हुआ है। और हम लोग बीच बीच में होली दिवाली विश करते हैं, कभी बात करते हैं, कभी रेफरेंस भी मांगते हैं उनसे, वो रेफरेंस भी देते हैं। तो इस तरीके से मुझे पर्सनली बहुत लाभ मिला है। और मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक, अगर आगे जाके मुझे कोई हेल्थ इश्यूज ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो या कुछ भी ऐसा हो, तो मैं इस संस्था से जुड़ी रहूं, और मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, और मैं अपने नॉलेज को और इंक्रीज करती रहूं इसके थ्रू। दैट्स रियली ग्रेट, ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक अभी आपको मैं जानने दूंगा, एक प्रश्न आपके लिए और है। जैसा आपने मुझे बताया कि आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों को पढ़ाया है, अब आप एक हिंदी के बच्चों को पढ़ाती हैं, आपको क्या डिफरेंस लगता है? आपको कहाँ मेहनत करनी पड़ी सबसे ज्यादा? सर मुझे मैंने अभी जैसे कि बताया कि मुझे सबसे ज्यादा उनके ग्रामर में मेहनत करनी पड़ी। प्रियंका मैम मुझे बीच में आके बोलती हैं कि आप ग्रामर छोड़ के आप वो पढ़ाइए, दूसरी चीजें भी पढ़ाइए। लेकिन मैं घूम फिर के उसी ग्रामर में आ जाती हूँ। जब मैंने एमबीए के बच्चों को पढ़ाया और जब मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाया, वो बहुत आसान था। ऑफलाइन में आप उनको पढ़ा सकते हो, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको हम कैसे उनके ग्रामर को चेंज करें, क्योंकि जब तक आप वो बच्चे नहीं सीख पाते हैं तब तक वो को भूल जाते हैं, फिर को सिखाते हैं, फिर वो नहीं भूल जाते हैं। तो वो उन लोगों का बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस रहता है। बट फिर भी प्ले वे मेथड के थ्रू जब उन्हें डिफिकल्ट लगता है तो हम कुछ ऑनलाइन हिंदी गेम खिला के उनको थोड़ा सा और एंगेज करते हैं। और मुझे लगता है कि सिखाने से ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों से, उनके पेरेंट्स से जो बॉन्ड है वो अच्छा बना के रखे। इससे कोई भी बच्चा, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा बच्चा हो, चाहे वो विदेश में रह रहा बच्चा हो, बॉन्ड से जब वो अपनी टीचर को पसंद करेगा तो मुझे लगता है कि वो कोई भी चीज सीख सकता है। दैट्स रियली जी ग्रेट। सर। जी। तो जैसा आपने सुना, रेनू मैम ने अपने अनुभव बताए। रेनू मैम हमारी सबसे अ, पुरानी और मतलब मैं कह सकती हूँ हमारा पिलर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने पिछले 5-6 सालों में हमारी शेपिंग में बहुत हेल्प करी है। क्योंकि जब हम गैर हिंदी भाषी बच्चों को हिंदी पढ़ाने की बात करते हैं, तब हम जिस प्रकार की हिंदी भाषा के आदान प्रदान की बात करते हैं, वो जिस तरीके से हम हिंदी को भारत में पढ़ाते हैं उससे बहुत मतलब बहुत उसमें बहुत अंतर रहता है। जैसे जब हम गैर हिंदी भाषी बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं तो उन्हें कई बार वाक्य संरचना में बहुत असुविधा होती है। कई बार उन्हें हिंदी में सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो लिंग की आती है। बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं कि टीचर, हवाई जहाज
उड़ता क्यों है और रेलगाड़ी चलती क्यों है, तो रेलगाड़ी लड़की क्यों है और हवाई जहाज लड़का क्यों है। तो इस तरीके की जब हम जैसे जैसे पढ़ाते गए गैर हिंदी भाषी बच्चों को, हमने ये महसूस किया कि जब हम विदेश के बच्चों को हिंदी पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो हम जिस अप्रोच की बात कर रहे हैं उस अप्रोच को बदलने की बहुत ज़रूरत है। और वहाँ पर हमारी जितनी भी शिक्षिकाएं हैं, जैसे रेनू मैम है, मीनाक्षी मैम है, महिमा मैम है, लवी मैम है, प्रतिभा मैम है, हम लोग दिन रात इसी दिशा में कार्य करते हैं कि हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमें हिंदी को उनके लिए सहज बनाना है। तो राहुल जी का जो मेरे लिए प्रश्न था वो ये था कि मैं इतनी सारी शिक्षिकाओं की टीम को मैनेज कैसे करती हूँ। तो मुझे सीरियसली मुझे नहीं लगता हम मैनेज करते हैं, हम एक परिवार की तरह हैं, हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ कि फॉर ऑल माई टीचर्स कि दे आर द विंड बीनीथ माई विंग्स। तो मैं उड़ पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये सारे लोग हैं। एंड मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान ने ऐसे लोगों से जोड़ा। मेरी टीम की एक एक टीचर एक हीरा है और मैं बहुत 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 मतलब गर्व महसूस करती हूँ कि मैं इनसे जुड़ी हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी यूनिक है। मतलब इन अ वे हम बहुत फैमिली कल्चर में बिलीव करते हैं। जब मैंने नया नया काम करना शुरू किया था तो मुझे लोग कहते थे कि आपको बॉस की तरह बिहेव करना चाहिए, अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है तो कोई आप का सम्मान नहीं करेगा। मगर जितना मैं इस काम में आगे बढ़ रही हूँ मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मैं और मेरी जितनी भी शिक्षिकाएं हैं, हम 100 महिलाएं, हम अगर हमें सम्मान दिया जाए और प्यार दिया जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर हमारे लिए ना समय की कोई सीमा होती है, ना पैसे की कोई आवश्यकता होती है। मुझे नहीं लगता हमारे कोई भी जितनी भी शिक्षिकाएं हैं वो समय की पाबंदी को ध्यान में रख के काम करती हैं। अभी आप देखिए, हम पिछले काफी समय से बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, हम सारे बैठे हुए हैं यहाँ, हम अक्सर मीटिंगें करते हैं, हम रात में बैठ के कई बार मटेरियल, हम बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे मटेरियल बना रहे हैं हिंदी का, जिससे कि हमारे बच्चों को हिंदी सीखने में दिक्कत ना हो। जैसे हमने अभी एक डेली डोज करके बुकलेट लॉन्च की है जहां पे हमने हर दिन अभ्यास के लिए व्याकरण के छोटे 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 क्वेश्चंस के सेट बनाए जिससे बच्चा हर दिन कुछ 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 प्रैक्टिस कर सके। तो मेरी जो टीम है वो, पहली चीज, हमारे पास ऐसी भी यंग लड़कियां हैं जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास प्रोफेशनल टीचर्स हैं, हमारे पास हाउस वाइफ्स हैं, अभी आपने अंजुला मैम को सुना, हमारे पास रिटायर्ड टीचर्स हैं, हमारे पास कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ पार्ट टाइम पढ़ाते हैं। हमारे पास हमारी टीम में कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, एमडी कर रहे हैं, उनको भी हिंदी से प्यार है, वो हमारे साथ हिंदी पढ़ाते हैं। तो हमारी जो टीम है वो बहुत वैरायटी है हमारी टीम में। और जब भी कभी शिक्षिकाओं को चुनती हूँ तो मैं 3 बातों का बहुत ध्यान रखती हूँ। पहली कि हम जिन लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ते हैं उन्हें हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, नहीं तो हम गैर हिंदी भाषी बच्चों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है। तो पहली चीज हम इस बात का विशेष रूप से ध्यान देते हैं। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के अंदर ऐसे हिंदी भाषी टीचर ढूंढना जिनकी अंग्रेजी पे कमांड भी इक्वली गुड हो। तो पहला हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और दूसरा हम ये देखते हैं कि हमारे टीचर्स को टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, क्योंकि जब हम ऑनलाइन पढ़ाने की बात करते हैं, मैं हमेशा यही एग्जांपल देती हूँ कि हमारे लिए हमारा लैपटॉप व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और चौक और मार्कर की तरह है। अगर हमारा लैपटॉप नहीं चलेगा, हमारा इंटरनेट नहीं चलेगा, तो हमारी किसी भी क्लास का कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे विद्यार्थियों को दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम कुछ भी पढ़ाएं उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम हमारी शिक्षिकाओं को टेक्नोलॉजी से भी, कई बार अगर उन्हें नहीं आता है तो हम उन्हें सिखाते हैं। हमारा 3 महीने का एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसके बाद ही हम टीचर्स को परमानेंटली हायर करते हैं। उसमें हमारी टीम के साथ वो इंटरैक्ट करते हैं, हम उन्हें सिंगापुर करिकुलम या जिस भी देश के बच्चों को पढ़ाने वाले वहाँ के करिकुलम से अवगत कराते हैं, टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग करना है वो सिखाते हैं। और साथ ही साथ तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपनी टीम में स्पेशली ढूंढती हूँ, मेरे सभी शिक्षिकाओं में, वो ये है कि हम समय के बहुत पाबंद हैं। हम इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि अगर हम विदेश के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम उनके समय की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि वहां पर अक्सर बच्चों का स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, बहुत बिजी रहते हैं। तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हम
टीचर हैं, हम सिर्फ बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम उनके लिए एक रोल मॉडल भी हैं। तो हम समय पर क्लास में आएं, हम उन्हें हिंदी के साथ अच्छे संस्कार भी सिखाएं। हम अपनी हर क्लास में कोशिश करते हैं कि हम कहानियों का प्रयोग करें, कविताओं का प्रयोग करें, मुहावरों का प्रयोग करें। और सिर्फ हम उन्हें हिंदी नहीं पढ़ाएं, हम उन्हें हिंदी के माध्यम से वो भारत, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार जो हैं उनसे थोड़ा थोड़ा करके जोड़ते रहें। क्योंकि जैसे भाषा एक दिन में नहीं सीखी जा सकती, वैसे ही संस्कृति और संस्कार भी एक दिन में नहीं सीखे जा सकते। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम एज अ टीचर भी उनके लिए रोल मॉडल हूँ। तो मैं इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, और मैं हमेशा अपनी सभी शिक्षिकाओं को भी ये कहती हूँ, और आई थिंक हमारे सारे टीचर्स, आई एम वेरी प्राउड कि वो सारे इस रूल को फॉलो करते हैं कि हमें हिंदी बहुत ही प्रेम से पढ़ानी है, हमें हिंदी फोर्सफुल तरीके से नहीं पढ़ानी। क्योंकि हम जब गैर हिंदी भाषी बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, उनके लिए हिंदी इज लाइक अ फॉरेन लैंग्वेज। उनके लिए हिंदी वैसी ही है जैसे हमारे लिए फ्रेंच या जर्मन सीखना है। क्योंकि वो अगर विदेश में रहते हैं तो वो प्राइमरी लैंग्वेज उनकी इंग्लिश है, वो इंग्लिश में बात करते हैं। उसके साथ ही साथ अगर वो, उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, अगर वो तेलुगु स्पीकिंग फैमिली से हैं, या मलयालम स्पीकिंग फैमिली से, या कन्नड़ स्पीकिंग फैमिली से, तो वो घर में अपनी मदर टंग में बात करते हैं। तो हिंदी उनके लिए तीसरी भाषा के रूप में आती है। तो यदि हम उसको प्रेम से नहीं पढ़ाएंगे, हम उनकी समस्याओं को हमेशा समझते हैं। मैं हमेशा बच्चों से हम कहते हैं कि आप अपने सवाल पूछिए। जैसे हिंदी में बच्चा अगर पूछता है कि हम ये कहते हैं कि वी, ऐसा समझिए, वी शुड वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम विद्यालय जा रहे हैं। अब इंग्लिश में सोचने वाला ही सोचता है कि दोनों जगह वी आर यूजिंग वी, WE, बट हिंदी में एक वी का प्रयोग हमें की तरह हो रहा है, एक वी का प्रयोग हम की तरह हो रहा है। हम बच्चों से कहते हैं ऐसे सवाल पूछिए। जबकि ज्यादातर हिंदी सिखाने वाले कई बार टीचर्स भी ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं अरे ये तो ऐसे ही होता है, हिंदी में ये ऐसे ही होता है, ये कैसा सवाल है। हम बच्चों से कहते हैं नहीं, आपका हर सवाल वैलिड है, आप पूछिए। क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमसे जो लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, या जो बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, वो अपने ब्रेन में हर समय अंग्रेजी से हिंदी का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। और वो ट्रांसलेशन में हमें एक ऐसा ब्रिज तैयार करना है कि वो भाषा को सिर्फ समझ नहीं सके, उनके पास ये लॉजिक होना चाहिए कहां पर हमें का प्रयोग हो रहा है, कहां पर हम का, जैसे अभी रेनू मैम बता रही थी, कहां पर ने लगाना है, कहां पर को लगाना है, कारक का प्रयोग कैसे करना है, लिंग का प्रयोग कैसे, क्रिया कैसे प्रयोग में लानी है, आपको कहां पर विशेषण का प्रयोग करना है। हम इन सब चीजों को बहुत ही सरल और सहज तरीके से पढ़ा रहे हैं। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमारी टीम एक साथ हम इस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत जल्दी हम अपना एक ऐप लॉन्च करेंगे जहां पर हमने ये सारी टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स जो पिछले 6-7-8 सालों में इकट्ठा की है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ऐसे इतने अच्छे तरीके से सर्व करेंगे कि फिर हिंदी पढ़ना किसी को भी बोरिंग नहीं लगेगा। जी राहुल जी। नहीं, मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो अप्रोच आपने लिया है काफ़ी अच्छा लिया हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने सबके चेहरे मुस्कुराते हुए देखे हैं, सबके चेहरे खुश देखे हैं, सब में एक उत्साह, उमंग है। और ये वाक़ई ये एक सही मायना है कि जो मैनेज कर रहा है इस चीज़ को, वही एनर्जी भरता है सबके अंदर। और ये काफ़ी हद तक दिखता भी है आपके साथ, आपकी टीम के साथ दिखता है। और जो उत्साह उनके साथ दिखता है, आई एम श्योर कि बच्चे भी बहुत खुश होते होंगे इनसे पढ़ के। दैट इज़ फॉर श्योर। अब मेरा अगला प्रश्न है कि जो शायद आपके कहते हैं ना कि हर कैडेट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका एक यंग पिलर वाला कैडेट भी है, एक एक्सपीरियंस, एक मिड एक्सपीरियंस। तो मेरा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है महिमा जी से, कि महिला शिक्षिका के रूप में यहाँ काम करने से आपके आत्मविश्वास में क्या बदलाव आया है? नमस्ते राहुल सर, मेरा नाम महिमा पाठक है। मैं लखनऊ से हूँ और मैं प्रियंका मैम के साथ पिछले 5-5.5 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। आपने आत्मविश्वास की बात करी है, तो मैं मतलब वहां से स्टार्ट करना चाहूंगी। आई बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं एक्चुअली टोटल कॉर्पोरेट कल्चर वाली इंसान हूँ। तो मैंने जब अपनी करियर की स्टार्ट की थी, मैंने अपना करियर 2015 में स्टार्ट किया था। तो मैं होटल मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है एंड आई यूज्ड टू, मतलब मैं इंटरेक्ट करती थी, मेरा बेसिकली कस्टमर रिलेशंस और इन सब चीजों से मेरा वास्ता था। फिर धीरे धीरे 3-3.5 साल कॉर्पोरेट कल्चर में बिताने के बाद मैं एज अ लेक्चरर एक कॉलेज में, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, मेरा एक लेक्चरर के रूप में वहां पे मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और वहां पे मैं बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स सिखाती थी। तो मेरा प्रियंका मैम से इंटरेक्शन उस
केस में हुआ जहाँ पे उस समय उनको एक टीचर की ज़रूरत थी जो छोटे बच्चों को इंग्लिश के थ्रू हिंदी में बात करना सिखा सके। जहाँ पे हम क, ख, ग, घ तो सिखा रहे हैं, मतलब इंडिया में क्या होता है, हम बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं हिंदी के तौर पे, मतलब हिंदी से शुरुआत करते हैं और फिर हम लोग इंग्लिश सिखाते हैं। उनको एग्ज़ैक्टली। रिवर्स करना था वो चीज़। हुँ, हुँ। जहाँ पे हम लोग जैसे रैपिडेक्स इंग्लिश कोर्स वाला जो सिनेरियो है सही। कि हमें इंग्लिश भी लिखी होती है, उसके बगल में हिंदी भी लिखी होती है। तो वही चीज़ उनको वहाँ पे कि हाउ आर यू? आप कैसे हैं? क, ख, ग, घ वो जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पे स्टार्ट करनी थी। तो वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई। अच्छा, अब वहाँ पे क्या था, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को ही पढ़ाया था। तो आई वाज़ टोटली इंटू एडल्ट टीचिंग। बच्चों से मेरा दूर-दूर तक कोई नाते रिश्तेदारी नहीं थी। अब मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि ठीक है, थोड़े बहुत बड़े बच्चे होंगे। जब मेरा फर्स्ट ट्रायल हुआ, वो बच्चा था महज़ 5 या 6 साल का। अब ठीक है, मैंने स्टार्ट किया। अब खुद में अपने आप को कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, मैं तो एक अच्छी टीचर हूँ। आज तक मैंने इतने बड़े-बड़े तीर मारे हैं। लेकिन यकीन मानिए, ऑफलाइन टीचिंग में और ऑनलाइन टीचिंग में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। आपका एक एज गैप, एक एज कैडर में आप जिस तरीके से 18 साल से ऊपर के बच्चों को ट्रीट करते हो, आप छोटे बच्चों के साथ वो रुख अख्तियार नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आप उनसे बहुत ही मेलो तरीके से पेश आएँ। अच्छा ख़ैर, मेरा उतना कुछ था भी नहीं कि मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थी या ऐसा कुछ। मैंने बहुत कोशिश करी बट समहाउ मेरा कॉन्फिडेंस लो था और वो ट्रायल कन्वर्ट नहीं हुई। उस बच्चे ने हाँ नहीं बोली। उसके पेरेंट ने बोला कि नहीं, हम उम, उनका बड़ा मिला-जुला सा उम, बड़ी मिली-जुली प्रतिक्रिया थी उनकी मेरे तरफ, तो मैं उससे बहुत डिमोटिवेट हुई। लेकिन फिर प्रियंका मैम ने मुझे पुश किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। एक ट्रायल खराब हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें उस चीज़ का दुःख हो रहा है, ये सुन के मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम्हें फ़िक्र है उस चीज़ की कि नहीं, मुझसे ट्रायल खराब हो गई। बट उससे सीख लो, डिमोटिवेट मत हो। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नाम की एक चीज़ होती है। उसको एक पॉज़िटिव वे में लो कि ठीक है, अब मैंने जो इस समय गलती करी वो मैं अगली ट्रायल में नहीं करूँगी। और जैसा कि मैम ने मुझे समझाया, नेक्स्ट ट्रायल मेरी कन्वर्ट हुई और उसके बाद से फिर आगे बढ़ते चले गए। तो हाँ, इस संस्था से जुड़ने के बाद, प्रियंका मैम से जुड़ने के बाद मेरा मतलब बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा मेरे आत्मविश्वास पर। और मैं इस चीज़ के लिए प्रियंका मैम की हमेशा आभारी रहूँगी कि उन्होंने मुझे मतलब वो ज़िम्मेदारियाँ दी जो मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मैं मतलब एक कंपनी में हो सकती हैं। मैं मतलब पढ़ाई से हटकर भी बच्चों को पढ़ाने से परे जाकर उन्होंने बहुत सी चीज़ें एक संस्था के स्तर पे जो चीज़ें होती हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो कठिनाइयाँ होती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, जो हम फेस करते हैं, उन्होंने मुझे उन चीज़ों से अवगत कराया। मतलब आज की डेट में एक एडमिनिस्ट्रेशन किसी कंपनी का, हम लोग बैक लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बारे में मुझे मोटा-मोटा ज्ञान हो गया है एंड फॉर दैट आई हैव हर टू थैंक, आई हैव प्रियंका मैम टू थैंक। तो मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज़ मतलब मेरे अंदर आई कि मुझे जितना मतलब मैं खुद भी एक एमबीए मतलब मैंने एमबीए किया हुआ है, बट मैं आपको सच बता रही हूँ, जितना मुझे संस्था ने एमबीए सिखाया है ना, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जितना मैंने प्रियंका मैम के अंडर में रह के सीखा है, उतना मुझे किसी एमबीए की किताब ने, किसी यूनिवर्सिटी वो ने बात नहीं तो सही है सिखाया। कि जो हम सीखते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं। प्रैक्टिकल बिल्कुल सही मतलब बात है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आप टीचर्स को कैसे हायर कर रहे हो, आप उनसे कैसे बात कर रहे हो, उनसे किस तरह के सवाल कर सकते हो, आप अपना और उनका वक़्त ज़ाया किए बिना मैक्सिमम उनसे क्या कितनी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, जहाँ से आप ये जज कर पाओ कि आपको इनके साथ आगे एक सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू रखना है, नहीं रखना है, इनकी आगे ट्रेनिंग करनी है, नहीं करनी है। ये सब बहुत ही छोटी-छोटी सी बारीक चीज़ें होती हैं, जो ट्रू। आपको किताबी ज्ञान नहीं देता है। दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा एग्ज़ैक्टली। सकती। वो आप जब करते हैं तभी आपको समझ में आता है। और मतलब मुझे एक दूसरी चीज़ जिसने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया था वो है यहाँ की टीम। यहाँ पे प्रियंका मैम ने एक बहुत ही अच्छा एक
वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है, बहुत ही अच्छा वातावरण है, जहाँ पे कोई भी टीचर आपको कुछ सिखाने से मना नहीं करती है। मुझे अभी भी याद है, मतलब जब मैं इस संस्था में आई थी, तो हम लोग महज़ 10 या 15 ही टीचर्स थे। तब से अभी तक हम लोग 100 से ज़्यादा हो गए हैं। बट मुझे उस टाइम पे जब ज़रूरत पड़ी है, मैं प्रियंका मैम के पास आई हूँ, प्रियंका मैम ने मुझे बताया। जहाँ पे वो नहीं बता पाईं, वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि इस टीचर से पूछो। अच्छा, मेरे दिमाग में रहता था, अच्छा मैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कॉर्पोरेट कल्चर से है, वहाँ पे कोई किसी की मदद नहीं करता है। हमेशा एक इंसान के दिमाग में होता है कि नहीं, इसकी मदद करके मुझे क्या मिलेगा, या मैं इसकी मदद क्यों करूँ? कहीं ये मुझसे सीख के कुछ आगे ना कर जाए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, मुझे हमेशा ऐसा लगा, पर उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ, वो मदद करेंगी तुम्हारी। और वो तुम्हारी मदद क्यों करेंगी? क्योंकि जब वो आई थी, तब मैंने उनकी मदद करी थी। और अब जब तुम्हारे बाद कोई टीचर आएगी और वो तुमसे कुछ पूछेगी, तो तुम्हें भी उसकी उसी तरह से मदद करनी है, जिस तरह से इस समय सारी टीचर्स मिलके, मैंने रेनू मैम से बहुत बार उनका दिमाग खाया है, मैं सच बता रही हूँ। मैंने रेनू मैम का दिमाग खाया है। अभी एक और टीचर है आरती मैम, वो अभी यहाँ पे नहीं है, मैंने उनका भी बहुत दिमाग खाया है। मैंने सबका दिमाग भरपूर खाया है। जब मैंने सीखने की बारी थी, प्रियंका मैम से मैं, मतलब लिटरली मैं उनको फ़ोन करती थी कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, मैम अब क्या करें? बच्चा ये पूछ रहा है, पेरेंट ये कह रहा है। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स से डील करने में मुझे प्रियंका मैम ने हेल्प करी है, कि वो क्योंकि इस तरीके के अटपटे सवाल पूछते थे, जिनका मेरे पास कभी-कभी जवाब नहीं होता था। और मुझे समझ में नहीं आता, मैं किसके पास जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ? मैं लिटरली, वो छोटी बहनें नहीं होती हैं जो हमेशा बड़ी बहन के पास जाती, दीदी, दीदी बता दो ये प्रॉब्लम हो गई है। मैंने आप तो लोग कहा ना, मेरा हमेशा उनके साथ वही था। आप यंग कैंडिडेट हैं, तभी मैंने ये प्रश्न आपके लिए रखा था। लेकिन ये बड़ा अच्छा लगा सुन के कि जिस तरह से कहते हैं ना कि आपकी एक ही गिरधरधारी हैं, वो हैं प्रियंका मैम, जिन्होंने पूरे अर्जुनों को सँभाल के रखा है यहाँ पे। नहीं, नहीं, मैं बहुत अच्छा हमेशा लगा सबको सुन ये के। सिखाती हूँ, हुँ, हमेशा हर मीटिंग में एक कहावत है जो मुझे बहुत, मतलब एक इंग्लिश की सेइंग है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अ ट्रू वुमन इज दैट फिक्सेस ईच अदर्स क्राउन। तो हम यहाँ पर एग्ज़ैक्टली सारी ट्रू। जो हैं, हम मतलब जो महिमा कह रही है, मैं उसको बिल्कुल मानती हूँ कि मेरे लिए मेरी टीम मेरा पहला परिवार है। मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक, मतलब सरस्वती हिंदी जगत मेरा बच्चा है। तो ये सारे मतलब एक परिवार की तरह हैं। और जो भी स्टार्टअप कल्चर है या जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, मुझे नहीं पता अ, कौन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखता है, मगर मैंने जो सीखा है इस काम से, मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आप जिनके साथ भी काम कर रहे हैं, आप उन्हें प्रेम देंगे और सम्मान देंगे, तो वो आपके लिए वो कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम सारे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। एंड मैं वही जो मैंने पहले कहा, मैं फिर कहूँगी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। तो एंड दैट इज़ हाउ आई एम वेरी पॉजिटिव कि हम बहुत ग्रो करेंगे। मैं मानती हूँ कि अगले 5 साल में हम यूनिकॉर्न बना लेंगे। तो वी हैव टू ग्रो बिकॉज वंस यू हैव गुड पीपल, राइट, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो आपकी टीम, आपके लोग ही तो हैं जो आपको आगे ले जाने में। तो हम सारे एक दूसरे के साथ हैं, हम हमेशा हंसते हैं, हम कहते हैं हम इतनी अच्छी टीम है कि अगर हम कभी, जबकि ऐसा होगा नहीं, हम मजाक में कहते हैं अगर भविष्य में हिंदी पढ़ाने के काम को लेके सफल भी नहीं हुए, तो भी टीम और हमारा परिवार इतना बड़ा है सरस्वती हिंदी जगह, हम सारे मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे साथ में। तो मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण भारत में औरतों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हमें ऐसे क्रिएट करने, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, हमारे अंदर इमेंस टैलेंट है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने परिवार को प्रायोरिटी देते हैं और हम घर से बाहर नहीं जा पाते कई बार। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है भारत जैसे देश में महिलाओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और बढ़ने चाहिए। क्योंकि मैंने इस संस्था को बनाने के बाद, इतने सारे लोगों से जुड़ने के बाद यही सीखा कि मेरी टीम में एक एक महिला जो है वो एक हीरा है। सिर्फ उसको मतलब एक मौका देने की जरूरत है, मतलब दे आर वंडरफुल। सो हमने उनके साथ कुछ ऐसा नहीं किया, वो खुद ही बहुत प्रतिभाशाली हैं, बस उनको प्लेटफॉर्म चाहिए। तो हमें इसीलिए हम चाहते हैं कि हम सरस्वती हिंदी जगत मंच को और बढ़ाएं। हम अब हमारा अगला उद्देश्य है कि हम मे बी हम इस दिशा में प्रयास रहते हैं कि हम एम्बेसीज के साथ जुड़कर जितने भी देश हैं जहां पर हिंदी भाषा को पढ़ाया या प्रचार प्रसार किया जा सकता है, हम चाहते हैं हम भारतीय एम्बेसीज के साथ जुड़कर इसको वैश्विक रूप में भारत सरकार के साथ मिलकर पढ़ाएं, जिससे कि एक ऐसा मंच तैयार हो जहां पर हिंदी का प्रचार प्रसार और सरलता से किया जा सके। क्योंकि हमारे पास टीम है, हमारे पास वो स्किल सेट है, हमें पता है कैसे करना है। तो आई थिंक हम बिल्कुल तैयार हैं अब इसको नेक्स्ट लेवल लेकर जाने के लिए।
जी राहुल जी। बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा सुन के, और ये दिख भी रहा है, सबके चेहरों पे दिख भी रहा है। और बात भी सही है कि जब एक ऑर्गेनाइज़ेशन एक परिवार की तरह काम करती है, तो उसका आउटपुट भी वैसा ही आता है, और ये बहुत सही बात है। जो विज़न है, यही विज़न शायद हमें आगे बढ़ाएगा, और इस भारतवर्ष में ये भी बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को और आगे आना चाहिए, क्योंकि एक महिला एक परिवार की आधारशिला है। बच्चा, ये कहने की बातें हैं कि पिता भी देता है, लेकिन बच्चा प्राइमरी रूप में जो संस्कार लेता है, वो अपनी माँ से ही लेता है, और ये सच बात है। ठीक है? इसीलिए अगर वो कमाएँगी, अगर वो एक ऑर्गनाइज़ेशन में रहेंगी, आगे बढ़ेंगी, वही चीज़ बच्चे भी देखेंगे, और वो एक कहते हैं ना, एक सामंजस्य की जो स्थिति है, ठीक है? वो एक महिला देती है। ये बात बिल्कुल सही है, और मैं इसका पूरा समर्थक हूँ।